हेलो एवरीवन, माय नेम इज जया घोष एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद जया घोष। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-2021। इसके पहले मैंने बेसिक का पार्ट ए सॉल्व किया हुआ है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग वहां से जाके बेसिक के पार्ट ए का सोल्यूशन देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड के पार्ट ए को, और वो भी मैंने 2 पार्ट में सॉल्व किया है क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जा रही थी। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन 1 के क्वेश्चन। सेक्शन 1 में आपके 16 क्वेश्चन है, जिनमें की 5 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस दी हुई है, तो यहाँ पे हम लोग वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब अगर बात करते हैं पेपर की डिफिकल्टी लेवल की, तो आपका जो स्टैंडर्ड का पेपर है, ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें। जैसे बेसिक का जो पार्ट ए था वो पूरा ही एनसीईआरटी से दिया हुआ था, और जो केस स्टडीज भी आई थी वो भी इजी आई हुई थी। बट स्टैंडर्ड के पेपर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप लोग स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं और आपके पास अभी 3-4 मंथ का टाइम है, तो आप लोग अभी से ही अपनी प्रिपरेशन पर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका पेपर जो है वो लेंथी आने वाला है। एटलीस्ट सैंपल पेपर को तो देख के यही लगता है कि आपका पेपर बहुत ही लेंथी आने वाला है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि पार्ट ए के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि 3 नंबर के क्वेश्चन होने चाहिए, उसको भी इन्होंने 1 मार्क्स में दे दिया है। केस स्टडीज के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि हम लोग ने अपनी एनसीईआरटी के बुक में पढ़ा नहीं है। वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, बट उन्होंने सीबीएसई में भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। अब जब किया है तो करना तो है ही। सो अब आप लोग अपना पूरा ध्यान रखिए, पूरा फोकस पढ़ाई पे लगाइए, एंड बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल टू अचीव एवरीथिंग। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन अबाउट लेटेस्ट अपडेट एंड लेटेस्ट इन्फो अबाउट योर बोर्ड एग्जामिनेशन। चलिए अब देखते हैं पार्ट ए के जो सेक्शन 1 के क्वेश्चन है उसका डिटेल्ड सोल्यूशन, और वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। एज आई सेड, दिस इज द लेटेस्ट सैंपल पेपर रिलीज बाय सीबीएसई फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 and 2021. This is for standard students who have opted standard mathematics, and time allowed is 3 hours and total maximum marks is 80 marks. तो ये पेपर आपका टोटल 80 मार्क्स का होगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस में कहता है कि इस पेपर में 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दोनों पार्ट में आपको इंटरनल चॉइसेस दी हुई हैं। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट ए की। पार्ट ए में भी अब 2 सेक्शन कर दिया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में जो है आपके 16 क्वेश्चंस हैं विथ इंटरनल चॉइसेस 5 क्वेश्चंस। सेक्शन 2 जो है ये आपका इंटायरली केस स्टडीज पे डिपेंड करता है। सो इसमें आपको 4 केस स्टडीज दी हुई है, और हर एक में आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 4 एमसीक्यू के आंसर देना है, तो टोटल 16। आज हम लोग यहाँ पे 16 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में 5 इंटरनल चॉइसेस के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, तो टोटल हम लोग इस वीडियो में 21 क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होंगे। देखिए सेक्शन 1 में लिखा है, सेक्शन 1 हैज 16 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ xy इज इक्वल टू 180 एंड एचसीएफ ऑफ xy इज 3, देन फाइंड द एलसीएम ऑफ x एंड y। ठीक है, सो फॉर्मूला हमें पता है, एलसीएम x कॉमा y इंटू एचसीएफ x कॉमा y इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स क्या क्या है, 2 नंबर्स हमारा x और y रहेगा, सेम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एलसीएम x कॉमा y निकालना है। एचसीएफ x कॉमा y दिया हुआ है 3 है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी हमें पता है 180 दिया हुआ है। फॉर्मूला में पुट करिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम x कॉमा y इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 180/3, तो ये आंसर आ गया। एलसीएम x कॉमा y की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। सिंपल था, फॉर्मूला में पुट करिए, चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए और पार्ट भी है, चलिए देखते हैं इसका और पार्ट कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट क्वेश्चन के और पार्ट में हमें दिया हुआ है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, ये रैशनल नंबर का विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। जो ये रैशनल नंबर दिया हुआ है, ये कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है रैशनल नंबर का, वो 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्म में है। ठीक है, और इसका एक शॉर्टकट मेथड ये होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है, तो यहाँ पे देखो 4 जो है वो 1 से बड़ा है, 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 4 है, तो 4 इज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स कि ये 4 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही प्लेसेस के बाद रैशनल नंबर टर्मिनेट हो जाता है। दिस इज द टिप्स फॉर दिस क्वेश्चन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर द मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे 4 है, तो ये 4 के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2,
इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें सम ऑफ द जीरोस पता है। सम ऑफ द जीरोस क्या होती है? सम ऑफ द जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और अगर हम सम की बात करें तो सम कितना होता है? यहाँ पे सम निकालने के लिए क्या करते हैं? माइनस बी बाई ए करते हैं, ये आपने पढ़ा है। और प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? सी बाई ए। तो हमें तो यहाँ पे सिर्फ सम की बात कर रहा है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल दो, ए बी सी की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी यहाँ से आई है? माइनस के है, माइनस के अपॉन थ्री, के अपॉन थ्री। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये के अपॉन थ्री हो गया। और ये यहाँ पे गिवन था कि सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू जो है वो 3 है। फॉर्मूला पुट करो, के अपॉन थ्री इज इक्वल टू 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, के इज इक्वल टू 9। तो दिस इज योर आंसर। तो के की वैल्यू होगी 9। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x plus y is equal to 3 and 6x plus ky is equal to 8 does not have a solution। ओके, हमें यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अच्छा, डज नॉट हैव सोल्यूशन, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? डज नॉट हैव सोल्यूशन, इट मींस लाइन शुड बी पैरेलल लाइंस। जो लाइन होंगी वो आपकी पैरेलल लाइन होंगी। उस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है हम लोगों को। और उसके लिए जो कंडीशन होती है वो होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो दोनों इक्वेशन जो दिया हुआ है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 6x प्लस ky इज इक्वल टू 8, यहाँ से a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालो, a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल दो और इसको इस कंडीशन में पुट करो। ये जो गिवन कंडीशन है इसमें पुट करके देखो कि यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। So a1 upon a2 is equal to 1 by 2, b1 upon b2 is equal to 1 by k and c1 upon c2 is equal to 3 by 8। इट मीन्स कि हमारा ये जो कंडीशन है ये ट्रू है। अब हमें यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू को यहाँ से इक्वेट करवा दो। 1 upon 2 is equal to 1 upon k, it gives k is equal to 2। So for k is equal to 2, these equations does not have any solutions and these lines should be parallel। Okay, question number 4। If 3 chairs and 1 table cost rupees 1500 and 6 chairs and 1 table cost rupees 2400, form linear equation to represent this situation। देखो ये क्वेश्चन इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें यहाँ पे इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करनी, सिर्फ इक्वेशंस को लिखनी है। सो लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर बी डिनोटेड एज रुपीज एक्स और टेबल को हम लोग ने y से डिनोट कर दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 चेयर, चेयर को किससे डिनोट किया था? x से, तो 3x प्लस वाई, 3 चेयर एंड 1 टेबल, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1500, ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। और फिर था 6 चेयर, चेयर को x से किया था 6x और 1 टेबल, ठीक है। 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 2400, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। बस इतना ही करना था, इसके आगे कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको इक्वेशन ही फॉर्म करना था, इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना था। ओके, वेरी सिंपल, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको इंटरनल चॉइस दी हुई है, तो चलिए देखते हैं दोनों पार्ट कैसे सॉल्व होंगे। विच टर्म ऑफ द एपी 27, 24, 21 इज 0। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ये है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, 27, 24, 21, 18 ऐसे करके आगे बढ़ेगा। तो हमें बताना है कि कौन सा टर्म हमारा 0 होगा। सो हमें फॉर्मूला पता होता है कि nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमें यहाँ से दिया हुआ है कि विच टर्म इज 0, इट मीन्स nth टर्म an की वैल्यू दी हुई है, an इज इक्वल टू 0, a जो है फर्स्ट टर्म में a इज इक्वल टू 27, d इज इक्वल टू क्या होता है d2 माइनस d1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 24 माइनस 27 इज इक्वल टू माइनस 3। फॉर्मूले में पुट करो, आंसर निकालो n की वैल्यू, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 27 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पुट करेंगे माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे 27 माइनस 3n प्लस 3, 27 प्लस 3 30, 30 माइनस 3n, 3n इज इक्वल टू 30 और यहाँ से n की वैल्यू निकाल देंगे 10। सो हमारा जो 10 टर्म होगा 10 टर्म विल बी 0। दिस इज योर आंसर। अब देखते हैं इसका और पार्ट। In an arithmetic progression, if d is equal to minus 4 and n is equal to 7, an is equal to 4, find a। देखो अगर मेरी सलाह मानोगे तो ये वाला पार्ट जो है ये आपका ज्यादा इजी पार्ट है। अगेन इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो वी नो द फॉर्मूला an is equal to a प्लस n माइनस 1 d। अब हमें यहाँ पे an की वैल्यू पता है, ये गिवन है हमें,
an is equal to 4, n is equal to 7 and d is equal to -4। सब कुछ फॉर्मूले में पुट कर दो और a की वैल्यू निकाल दो। यहाँ से a कैलकुलेट किया हमने, a is equal to 28 आया। सो ये क्वेश्चन जो है ये आपके ऊपर वाले क्वेश्चन से ज्यादा इजी था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, for what values of k the equation 9x square plus 6kx plus 4 is equal to 0 has equal root। पहली चीज ये है कि इक्वल रूट के लिए क्या कंडीशन होती है। तो देखो इक्वल रूट के लिए क्या कंडीशन होती है, इक्वल रूट के लिए हमेशा हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो इक्वल टू 0 होता है। ओके, और d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल दो। a b c की वैल्यू निकालो और वैल्यू को पुट करो। देखो मैंने यहाँ पे निकाली हुई है, a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 6k एंड c इज इक्वल टू 4। इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पुट करो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और d जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो ये तुम्हारी वैल्यू आई है बी स्क्वायर माइनस 4ac की। इस वैल्यू को 0 से इक्वेट करवाओ। 36 कॉमन आ गया, के स्क्वायर माइनस 4, के स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड के की वैल्यू क्या होगी, के हो जाएगा प्लस माइनस रूट 4 और प्लस माइनस रूट 4 की वैल्यू प्लस माइनस 2। तो k की दो वैल्यूज आ गई, k इज इक्वल टू प्लस 2 एंड k इज इक्वल टू माइनस 2। सो k की इन दो वैल्यूज के लिए जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ फैक्टराइज करना है। आप लोग 8th में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं और 10th में भी पढ़े हैं कि हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इसको फैक्टराइज कर दो। 10 के ऐसे फैक्टर निकालो कि उनका ऐड जो होगा वो 7 होगा। तो क्या होगा, 2 5 10। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो 7 आएगा। 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 5। तो क्या हो गया, x प्लस 5 और x प्लस 2 ये दोनों हमें फैक्टर मिल गए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 के। अब x प्लस 5 इज इक्वल, एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, उस केस में x इज इक्वल टू माइनस 5 और जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 उस केस में x इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमें दो रूट्स मिल गए, -5 एंड -2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में और पार्ट भी था, वो देख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 30x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट। हमें a की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इस इक्वेशन का नो रियल रूट होगा। देखो अब जहां पर भी नो रियल रूट की बात आती है उस केस में d की जो वैल्यू होती है लेस देन 0 होगी। ठीक है, सेम जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही कर लो। इस इक्वेशन से a, b और c की वैल्यू निकाल लो। देखो यहाँ पे 30a, a स्मॉल में दिया हुआ है, इसलिए जब हम यहाँ पे a की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने कैपिटल ले लिया है, यहाँ पे मैंने कैपिटल से उसको डिनोट किया हुआ है। तो a इज इक्वल टू 38। अदरवाइज हम लोग क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू 30a। इसमें हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। हम लोग ये तो करते हैं a, b, c की निकालते हैं वैल्यू, बट यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल a दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कैपिटल A से डिनोट करेंगे। A इज इक्वल टू 30A, B इज इक्वल टू -6 एंड C इज इक्वल टू 1। अब ये था कि D लेस देन 0। D की वैल्यू क्या होती है, B स्क्वायर माइनस 4AC। उसमें पुट करो वैल्यू, आंसर निकाल दो। अब इसमें पुट करो B स्क्वायर माइनस 4AC लेस देन 0 में B की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4 30A 1। ठीक है, लेस देन 0। सॉल्व करो, -6 का स्क्वायर 36 माइनस 120 a लेस देन 0। 120 a जब इधर जाएगा सिंबल के राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 120 a ग्रेटर देन 36, a ग्रेटर देन 36 बाई 120। 120 नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसको हम लोग 12 से कट कर सकते हैं। 12 3 36, 12 10 120। तो a की जो वैल्यू होगी वो 3/10 से ज्यादा होगी। a शुड बी ग्रेटर देन 3/10। तो a की वैल्यू 3/10 के लिए जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है विल हैव नो रियल रूट्स। ठीक है, इट मीन्स योर रिक्वायर्ड आंसर इज a ग्रेटर देन 3/10। क्वेश्चन नंबर 8,
इफ PQ इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ PLM। देखो ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है PLM, ठीक है, ये ट्रायंगल है PLM, हमें इसी का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, ओके। और हमें ये पता है कि PQ की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 28। तो देखो अगर हमें इस ट्रायंगल PLM का पेरीमीटर निकालना है तो हमें साइड्स क्या क्या ऐड करनी पड़ेगी? हमें ऐड करनी पड़ेगी PL प्लस LN प्लस NM प्लस PM, ये। तो अब हमें PL कहां से मिलेगा? PL की वैल्यू जो होगी वो होगी PQ माइनस LQ, PQ माइनस LQ, ठीक है। और देखो यहां से टेंजेंट, ये टेंजेंट था, LQ और LN जो होगा वो हमारा सेम है। पहले लिख लो इसको, LN, ठीक है, प्लस NM। और PM की वैल्यू क्या होगी? PM की वैल्यू होगी हमारी PT माइनस MT। अब देखो यहाँ पे टू टेंजेंट थ्योरम से, देखो मैंने यहाँ पे ऊपर टेंजेंट को थ्योरम को, देखो मैंने यहाँ पे थ्योरम को लिख भी दिया है कि अगर हम लोग किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो दोनों टेंजेंट आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं। इट मीन्स कि तुम्हारा जो LQ है, LQ इज इक्वल टू LN हो जाएगा और MN इज इक्वल टू MT हो जाएगा। अब देखो पुट करो यहाँ पे, PQ की वैल्यू पता है, PQ माइनस LQ, LN की जगह पर भी हम लोग LQ पुट कर सकते हैं, ओके। NM को रहने दो NM, PT की जगह पे हम लोग PQ पुट कर सकते हैं। PQ क्यों पुट करेंगे PT की जगह पे? देखो अभी मैंने बोला ना कि टू टेंजेंट थ्योरम से PQ और PT सेम पॉइंट से ड्रॉ हुए हैं, इस वजह से PQ की जगह, PT की जगह भी हम लोग PQ को पुट कर सकते हैं। और MT और MN आपस में इक्वल थे, तो यहाँ पे भी हम NM पुट कर सकते हैं, ओके। अब कट करना स्टार्ट करो, माइनस LQ प्लस NM माइनस NM, तो कितना हो गया यहाँ पे? ये हो गया 2PQ। PQ की वैल्यू पता है 28 है, तो कितना हो जाएगा ये? 56। इट मीन्स जो पैरामीटर आया वो आया 56। PLM, ट्रायंगल PLM का पैरामीटर 56 हो गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, यहाँ से भी देख लो या ये देख लो, दोनों सेम है, ओके। Question number 9. If two tangents are inclined at 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then the length of each tangent. देखो मैंने यहाँ पे एक रफ फिगर ड्रॉ किया हुआ है। पॉइंट P से हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, PA और PB, ठीक है। और जो पूरा एंगल P है वो हमें ऑलरेडी गिवन था कि ये हमारा 60 डिग्री है, ओके। तो एंगल BPO कितना हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये जो दो एंगल है ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि यहां से मैंने इसका मीडियन ड्रॉ कर दिया, ओके। तो एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ हाफ हो जाएगा, तो 30 के हो जाएंगे, तो हर एक एंगल जो होगा वो आपका 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। और ये गिवन था कि जो रेडियस है वो हमारे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ओके। तो ये रेडियस जो है वो हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो अब हमें बताना है कि PB और PA की लेंथ क्या होगी। तो PB और PA की लेंथ जो होगी वो इक्वल लेंथ के होंगे। तो अब किसी भी ट्रायंगल में tan थीटा लगा दो। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan थीटा की जगह पे tan 30, परपेंडिकुलर हमें पता है 3 है, हमें बेस हमें PB, हमें यही तो निकालना है, PA या PB की वैल्यू। तो अब देखो tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन रूट 3, ठीक है, अपॉन 3 PB। तो PB की वैल्यू कितनी हो गई? 3√3। देखो मैंने यहाँ पे यही सॉल्व किया है, तो PA और PB की वैल्यू जो होगी वो 3√3 सेंटीमीटर होगी। देखो ऐसे जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स में तो कहीं से भी नहीं आना चाहिए था, बट CBSE ने ऐसे सारे क्वेश्चंस को 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले ऐसे सारे क्वेश्चंस को 1 मार्क के क्वेश्चन में दे दिया है। सो आप लोगों को 1 मार्क वाले क्वेश्चन के लिए भी अपनी अच्छी खासी स्पीड रखनी होगी,
कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप जल्दी जल्दी स्पीड में इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पे आपका और पार्ट भी था, PQ is tangent to a circle with center O at point P. If OPQ is an isosceles triangle, then find the angle OQP. देखो PQ जो है वो टेंजेंट के ऊपर सर्किल गिवन है, और ये कह रहा है जो ट्रायंगल बना है ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इट मींस ये एंगल, ठीक है, एंगल POQ और एंगल PQO जो होगी वो हमारी इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि टेंजेंट के साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रेडियस और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां पे हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनता है। इट मींस एंगल O प्लस एंगल Q ये मिला के 90 डिग्री हो गया। ओके, और अब ये कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल OPQ, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इट मींस कि दोनों एंगल की वैल्यू सेम होगी। तो यहां से 2 एंगल PQO इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल PQO 90 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ पे मैंने यही सॉल्व किया हुआ है, तो एंगल QOP की जो वैल्यू होगी वो 45 डिग्री होगी। In the triangle ABC, D and E are the midpoint on side AB and AC respectively, such that DE parallel to BC. If AE is equal to 2 cm, AD is equal to 3 cm, BD is equal to 4 cm, then find CE. देखो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करो। मैंने यहाँ ऑलरेडी फिगर ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे हमें पता है D and E are the midpoint of AB and AC respectively, ठीक है। ये D और E जो है ये मिड पॉइंट है AB और AC के। और हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है कि हमें AE की वैल्यू पता है 2 सेंटीमीटर है, AD की वैल्यू पता है 3 सेंटीमीटर है, BD की वैल्यू पता है 4.5 सेंटीमीटर है, और हमें EC की वैल्यू निकालनी है या CE की वैल्यू निकालनी है। तो ये ट्रायंगल देखते समझ में आ रहा है कि यहाँ पे BPT थ्योरम लग जाएगी। BPT थ्योरम क्या होती है? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। वैल्यू पुट करो और CE की वैल्यू निकाल दो। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। In the figure, if B1, B2, B3 and A1, A2, A3 have been marked at equal distances, in what ratio C divides AB? देखो जो लाइन A है, AX है, इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और लाइन BY को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और हमसे पूछ रहा है कि C जो है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि AB ना, ये चीज AB, तो हम लोग जब रेशियो की बात करते हैं तो हम लोग इसी ऑर्डर में बात करेंगे। तो हमें लाइन A8 और B5, ये A को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, B को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो रेशियो क्या होगा? रेशियो होगा हमारा 8:5। इसको कभी भी 5:8 मत लिख देना। 5:8 लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। ऊपर से नीचे नहीं लिखते हम लोग, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। AB ना, तो पहले A का पार्ट लिखना फिर B का पार्ट लिखना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो रिक्वायर्ड रेशियो इज 8:5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, साइन A प्लस कॉस B इज इक्वल टू 1। A की वैल्यू पता है 30 डिग्री, B इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ B। देखो साइन A इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है। साइन A और साइन A की जगह कितना रख देंगे हम? 30 रख देंगे, तो साइन 30 यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो साइन A इज इक्वल टू साइन 30, वैल्यू हो गई 1/2, ठीक है। अब ये जो गिवन फॉर्मूला है इसमें पुट करो। साइन A की जगह 1/2 प्लस कॉस B इज इक्वल टू 1, कॉस B इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 1/2 हो गया। और कॉस B की वैल्यू 1/2 किस एंगल के लिए आती है? वो होती है हमारी 60 डिग्री के लिए, तो B इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमसे ये तो पूछ रहा था कि B जो है वो एक्यूट एंगल है, तो B की वैल्यू बताओ, तो B इज इक्वल टू 60 डिग्री विच इज एन एक्यूट एंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, इफ x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा and y is equal to 2 cos square theta plus 1, find the value of x and y। देखो x की वैल्यू ये गिवन है, y की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। x and y सिंपल इसको ऐड कर दो। ऐड करने पर 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 2 कॉमन ले लिया, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, 2 दोनों जगह पे था, तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, ठीक है, प्लस 1। और हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो 2 into 1 plus 1, 2 plus 1 is equal to 3। This is very simple question. So this is your required answer. कि find the value of x and y, x और y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3. Okay. Question number 14. In a circle of diameter 42 centimeter, if an arc subtend an angle of 60 degree at the same center, where pi is equal to 22/7, then what will be the length of arc?
देखो लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू क्या होती है, ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो फॉर्मूला में पुट करो, 2 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 21। 21 कहां से आया, देखो यहाँ पे कह रहा है कि डायमीटर डी जो है वो है 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होती है, रेडियस होता है d/2, डायमीटर का हाफ होता है, तो इट विल बी 21 सेंटीमीटर। और थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द आर्क इज 22 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। 12 solid spheres of the same radii are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 cm and height 16 cm। तो हमें 12 solid sphere बनाना है, और किसको मेल्ट करके बनाना है, हमें सॉलिड मेटालिक सिलेंडर को मेल्ट करके 12 सॉलिड स्फीयर बनाने हैं। ठीक है, तो दोनों का जहां पर भी मेल्टिंग वर्ड आ गई वहां पे ये समझो कि दोनों की वॉल्यूम जो होगी वो सेम होगा। मतलब हमने सिलेंडर को मेल्ट किया और हमने उसी से स्फीयर बना दिया, तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर। ओके, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, हमें सिलेंडर का जो डायमीटर है वो पता है 2, तो यहां से आर कितना हो जाएगा, सॉरी यहां से कैपिटल आर लिखना, क्योंकि फॉर्मूला में मैंने कैपिटल आर यूज किया हुआ है। तो यहां से कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हाइट जो है सिलेंडर की वो 16 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला देखो ये बना, वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो 12 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये आर कहाँ, ये आर किसका है, ये आर आपके सिलेंडर का आर था, और ये हाइट जो है वो सिलेंडर की हाइट है। ओके, तो फॉर्मूला में पुट करो, आर क्यूब इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और हमें चाहिए डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो आर ऑफ द स्फीयर जो है वो 1 सेंटीमीटर है, डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है, तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, सो डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर जो होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट इन अ थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। देखो हम लोग जब भी डाइस थ्रो करते हैं, सिंगल डाइस थ्रो करते हैं, तो आउटकम क्या आता है, ये तो याद ही होगा, 1 2 3 4 5 6। और जब डबल डाइस थ्रो करते हैं तो क्या होता है, 6 इंटू 6। इसमें इट मीन्स जो आउटकम आएगा वो आपका 36 आएगा। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, ये हमारा डबलेट होता है। हमने जब डाइस थ्रो किया था तो हमारे ये इतने आउटकम आए, इसमें से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये हमारे डबल आउटकम आए थे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल आउटकम। इसको पूरा लिख लेते हैं, फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो फेवरेबल इवेंट कितना आया, 1 2 3 4 5 6 हुआ, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36, कट हो जाएगा 1/6। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, ये क्वेश्चन इजी था, आपके एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस रहेगी तो जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, 16 का ये और पार्ट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो प्लेइंग कार्ड्स की जो गड्डी होती है उसमें 2 ब्लैक होते हैं और 2 रेड होते हैं। तो स्पेड्स, ब्लैक कौन कौन से होते हैं, ब्लैक आपका एक होता है स्पेड्स, और इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा चिड़ी हो गया। ठीक है, तो एक हमारे पास इसकी क्वीन हो गई और एक हमारे पास इसकी क्वीन हो गई, तो इट मीन्स 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड ऐसे होंगे जहां पे हमें ब्लैक क्वीन मिल जाती है। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है, हमें ये निकालना था, तो 2/52 इज इक्वल टू 1/26। तो जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/26। तो फ्रेंड्स ये था आपके पार्ट ए का सेक्शन 1 के क्वेश्चंस। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पार्ट ए में जो सेक्शन 2 है उसका वीडियो बिल्कुल सेपरेट बना हुआ है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपकी केस स्टडीज पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू वेरी मच।